नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 12 फरवरी 2022 है। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक अपडेट है। ये जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है, ये मंडे से आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगा। और जो फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर है वो आपको 4 PM दोपहर 4 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों लेक्चर्स के टाइम मैंने फिक्स कर दिए हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये चार धाम यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, ये निर्भया फंड के साथ जुड़ा हुआ, निर्भया वाला जो केस था 2012 का, उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है, ये समाज के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है। और जो फोर्थ टॉपिक है, ये मेडिकल सेक्टर के साथ, हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर। तो पहला जो टॉपिक है ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। इट्स अबाउट चार धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये उत्तराखंड में चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 900 किलोमीटर लंबा ये CDHDP, इसको थोड़ा ब्रॉड किया जा रहा है। कई जगहों पर नया रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मेन रोड है उसको थोड़ा और चौड़ा, उसको और थोड़ा वाइड करने का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसने कंट्रोवर्सी ट्रिगर की है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं उनको याद कीजिए। पिछले 10 सालों में कितने सारे नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर हुए हैं। फ्लैश फ्लड, राइट, लैंडस्लाइड हो रही हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से यही एक टॉपिक बार बार हमारे सामने आता है कि डिज़ास्टर्स जो हैं ये काफ़ी बढ़ चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डिज़ास्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। इन जनरल भी अगर हम कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ हमें अचीव करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंट्रोवर्सी में घिर गया। अभी भी इसमें एक नई कंट्रोवर्सी हुई है, वो क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइनली ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी गठित की, और इस कमिटी को ये बताया कि आप ये देखिए कि ये जो हाईवे का प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर कीजिए, और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उस हिसाब से, और एनवायरनमेंट और इन सारी चीज़ों के हिसाब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट को इस हाई पावर्ड कमेटी का चेयरमैन बनाया। अब नई कंट्रोवर्सी ये है कि रवि चोपड़ा साहब, उन्होंने एक पत्र लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा और कहा है कि मुझे इस कमेटी से, मुझे इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नहीं रहना है, मुझे रिज़ाइन करना है। 14 दिसंबर को एपेक्स कोर्ट यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये काम, जो इस रोड को और ज़्यादा चौड़ा बनाने का काम है, उसको आगे ले जा सकती है, उसको कर सकती हैं। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी का एक रीज़न दिया था, कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नाम है चार धाम, तो नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर कहाँ से आ गई? द रीज़न इज़ कि चार धाम यात्रा के लिए तो ये रोड इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यू चल रहा है, अब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे बहुत आगे है। ये बात हमें पसंद आए नहीं आए, लेकिन ये हकीकत है। चाइना हमसे बहुत तेज़ है, राइट, और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का वो बनाने लगे हैं। बॉर्डर वाला जो इलाका है ना, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे रोड्स बनाए हैं कि बहुत कम समय में वो वहाँ पर हज़ारों ट्रक्स, टैंक्स, जो भी एक मिलिट्री प्रोडक्ट्स उनको जो भी चाहिए डिफेंस के लिए, वो सारी चीज़ें वो फटाफट वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर तो उन्होंने ट्रेन्स भी स्टार्ट कर दिया है। एज वी नो कि ट्रेन जो है वो ट्रक और इन सारी चीज़ों के कंपैरिजन में एक हेवी लोड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर स्पीडीली ले जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें चाइना ने वहाँ पर क्रिएट कर ली है। और यहाँ पर हमारे देश की सिचुएशन देखिए, एक रोड को बनाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट आपको जो कहती है वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हमारे देश में अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में बहुत ही पीछे हैं।
अब जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात कर रहा हूं तो आई मस्ट टेल यू दिस थिंग कि ये सस्टेनेबल ही होना चाहिए। स्पीड के चक्कर में अगर हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एनीवे, तो ये रवि चोपड़ा साहब जो हैं वो इस चीज़ को, इस हाई पावर्ड कमेटी को रिज़ाइन करना चाहते हैं। द वर्डिक्ट confined the HPC's role to the implementation of its recommendation on 2 non-defense roads। जो वर्डिक्ट था, जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने क्या किया कि ये हाई पावर्ड कमेटी को यह कह दिया कि आप ये जो 2 नॉन डिफेंस रोड्स बन रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखिए कि आपने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उनका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे जो रोड्स हैं वो तो एचपीसी जो है वो क्या नहीं देखेगी, और अगर ये एचपीसी नहीं देखेगी तो फिर चेयरमैन के पास पावर्स कहाँ कह रहा है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि जो एचपीसी ने रिकमेंडेशन दिए थे उनको इग्नोर किया गया, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो एचपीसी ने रिकमेंडेशंस दिए थे उनको इग्नोर कर दिया। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तब ये बताया गया था कि 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो 4 अलग अलग ये जो यात्रा के धाम हैं जो उत्तराखंड में है तो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये रोड जो है बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट ये कैरी ऑन किया जा रहा है। और ये ऑल वेदर एक्सेस, यानी कि बारिश हो, बर्फ़ गिर रही है, सारी चीज़ों में आप जो हैं वो इस रोड पर ट्रैवल कर सके, ऐसा एक रोड बनाने की बात जो है वो इनिशियली की गई थी। लेकिन फिर एनवायरमेंटलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, क्लाइमेट साइंटिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों ने जब इस प्रोजेक्ट का विरोध किया तो फिर ये जो रोड ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री है उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को इसमें ऐड किया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिर ये बताया कि ये रोड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बनना ही चाहिए। और फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया। द मिनिस्ट्री मूव्ड एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर, ये 2021 की बात है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें ऐड हो गई तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई और कहा कि हमें इस रोड को थोड़ा वाइड करना है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो फिर फाइनली 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये जो CDHDP ऑलवेज हैड ए स्ट्रेटेजिक एंगल, हमेशा ये रोड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोड रहा है, एक स्ट्रेटेजिक एंगल है इसका, बिकॉज चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। लेकिन हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी को घुसेड़ देना जो है दैट इज़ नॉट राइट। हमने कल भी इस विषय के बारे में बात की थी कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप हर बात जो है वो नहीं कर सकते। इस रीजन की जो फ्रेजिलिटी है, फ्रेजिलिटी यानी कि ये बहुत ही एक नाजुक रीजन है, यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और हिमालयन रीजन की बात आप जानते ही हैं, कितने सारी चीज़ें हम वीडियोस जो हैं वो देखते हैं, हम टीवी चैनल्स में, ऑनलाइन देखते हैं, कितने सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। और मैंने जो बताया आपको कि 10 साल के पिछले बड़े बड़े इवेंट्स को सिर्फ आप रिकॉल कीजिए, आप देख रहे होंगे, मीन्स याद आ रहा होगा आपको कि बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनका पानी, जो मिट्टी वाला पूरा पानी है वो सिटी में घुस रहा है, सिटी जो है, सिटी और टाउन जो है वो डूब रहे हैं, गांव जो है वो कितने सारे डूब गए। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। और जब आप ऐसी जगह पर जो हिली एरिया है उसके रोड को और ज़्यादा वाइड करते हो, इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा स्लॉप कटिंग करना पड़ेगा, ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, टनलिंग करनी पड़ेगी, डंपिंग होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से हिमालयन टेरेन जो है वो और ज़्यादा फ्रेजाइल, और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये जो चोपड़ा साहब हैं, रवि चोपड़ा साहब, उन्होंने लिखा है अपने इस लेटर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, नेचर neither forgets nor forgives such willful wrongs inflicted on her treasures। कुदरत जो है ना वो कभी भी हमें माफ़ नहीं करती है और कभी करेगी भी नहीं अगर हम जानबूझकर इस प्रकार का नुकसान उनके ट्रेजर्स पर पहुंचाते हैं। तो ये एक आई ओपनिंग टॉपिक है और एक आई ओपनिंग एक कंट्रोवर्सी आई वुड से सामने आई है। रादर देन कंट्रोवर्सी आई वुड से एन आई ओपनिंग इवेंट हमारे सामने आया है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनको रेजिग्नेशन देने की नौबत आ गई।
कि वो अब इस कमेटी को हेड नहीं करना चाहते। तो जस्ट इमेजिन कितने सारे बैकग्राउंड में इश्यूज जो हैं वो क्रिएट किए होंगे या फिर हुए होंगे या फिर इनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट किया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ सरकार के ही रोड्स बनाने में इतने सारे इश्यूज होते हैं। तो यू कैन सी कि जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें आज भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने अचीव किए हैं, लेकिन आज भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे देश के रोड्स जो हैं वो सबसे सेफ हैं, सबसे बेस्ट हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो एक पुरानी हैबिट है, एक पुराना तरीका है काम करने का, इसको बदलने की हमें आवश्यकता है। वी नीड टू थिंक मोर क्रिएटिवली। अब देखते हैं आगे इस इश्यू में क्या होता है। दोस्तों, स्टार्ट योर डे विथ ए पॉजिटिव कोट, स्टार्ट योर डे विथ ए फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप विथ क्यूरियसली फॉरएवर। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कोट्स, उनका एक्सप्लेनेशन, मोटिवेशनल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा अमेजॉन म्यूज़िक, हंगामा, विंक म्यूज़िक और बाकी बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको क्यूरियसली फॉरएवर मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है निर्भया फंड, निर्भया रेप केस। आई एम श्योर आपको इसके A to Z सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है। 2012 में ये एक दुर्घटना हुई थी और इस साल 2022 में इसको 10 साल हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही ये हॉरिफिक इंसिडेंट हमारे देश में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली निर्भया रेप मर्डर केस के बाद भी ऐसे बहुत सारे हॉरिफिक रेप और मर्डर के केस जो हैं वो हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि सिर्फ आप लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देंगे, उसमें डेथ पेनल्टी और ये सारी चीज़ें डाल देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। रेप, मर्डर, इस प्रकार के जो खास करके महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वी हैव टू टेक 180 डिग्री टर्न। इसमें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की चीज़ें भी सिखानी है और जो लड़के हैं उनके अंदर भी संस्कार ऐड करने हैं, उनको भी बचपन से ही वो चीज़ें सिखानी भी है और उनको दिखानी भी है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट लेडीज, यू हैव टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, तो जब ये बचपन से ही होगा तो एक नया जो फ्रेश लॉट आएगा वो और ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा अवेयर आएगा। अब रही बात उन लोगों की जिनको हम लेट्स से एजुकेट नहीं कर सकते, राइट, जो आज एडल्ट हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन से, राइट, कुछ राइट एग्जाम्पल सेट अगर हम करें, ये छोटी छोटी चीज़ें, राइट, 1% वाले जो चेंजेस है ना, 100% चेंजेस हमें चाहिए, राइट। इसका एक सपना देखना, इट्स ए गुड थिंग, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि वो छोटे छोटे 1% वाले चेंजेस कौन से हैं या फिर कौन से हो सकते हैं। और ये जो 1% वाले चेंजेस है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहता हूं। एंड आई एम श्योर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आपने भी ऑब्जर्व की होगी या फिर जो चीज़ें हम बदल सकते हैं और उससे एक बदलाव आ सकता है। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको। नंबर 1, जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं तो उसमें एक कल्चर, जो गवर्नमेंट बसेस में जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती है कि महिलाओं के लिए सीट्स हैं, डिसेबल्स के लिए सीट्स हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई बस एक बस स्टॉप पर खड़ी रहती हैं तो ऊपर से जो नीचे उतर रहे हैं उसी के साथ साथ यहाँ से जो नीचे से ऊपर जो चढ़ रहे हैं बस पर, धक्कम धुक्की हो रही है। और ऐसी धक्कम धुक्की में जो हैं वो महिलाएं मीन्स ऑपरेट नहीं कर पाती। वो बस में मीन्स वो क्या करेगी कि सभी लोग चढ़ जाए उसके बाद वो बस में जाएगी, तो उसको कोई सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव कि पहले जो उतरने वाले लोग हैं वो उतर जाए, ये कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है
लेकिन उसको आपको एजुकेट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो बस की टिकट्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ हो, राइट। बस में आजकल एलसीडी वो जो स्क्रीन्स है वो लगाना भी इट्स वेरी इजी। आप वहाँ पर जो कंटिन्यूसली दिखाते रहें कि भाई लेट द गर्ल्स एंड वुमेन, पहले वो उतर जाए, उसके बाद परिवार के साथ है तो आप पहले उतर जाइए और उसके बाद सबसे पहले जो है वो महिलाएं ऊपर चढ़ेगी, उसके बाद पुरुष जो हैं वो बस में एंटर होंगे। ऐसे छोटे स्टेप्स, राइट। सेकंड चीज़, टॉयलेट्स। महिलाओं के लिए टॉयलेट्स, एंड व्हेन आई से टॉयलेट्स आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी टॉयलेट्स कि भाई आपने स्वच्छ भारत के अंदर दिखाने के लिए एक टॉयलेट बना लिया, लेकिन उसके अंदर क्या, उसके इर्द गिर्द भी कोई जा नहीं सकता, इतनी उस टॉयलेट से बदबू आती है। तो ऐसे टॉयलेट्स नहीं है, राइट। ऐसे टॉयलेट्स ना बनाना बेहतर है। प्रॉपर टॉयलेट्स हर सिटी में, हर टाउन में, और थोड़े थोड़े अंतरों में, राइट। ये लगेगा छोटा बदलाव, बट इससे एक एरिया का टूरिज्म बढ़ेगा। हमारे देश में हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे टाउन हैं, कहीं पर बहुत अच्छा साड़ियों का कलेक्शन मिल रहा है, कहीं पर बहुत अच्छा ड्रेस का मटेरियल मिल रहा है, और कहीं पर ऑर्नामेंट्स और ये नकली ज्वेलरीज एक्सेट्रा। अब वहाँ के लोगों को तो पता ही है, दूसरे जगह के लोग जो हैं वहाँ पर इजीली क्यों नहीं जाएंगे, मीन्स क्यों वहाँ के लोग यहाँ पर नहीं आते ऐसे छोटे टाउन में? क्योंकि वहाँ पर जाना, वहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, ना तो वहाँ पर होटल्स होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर वहाँ पर टॉयलेट्स बनाया जाए, क्लीन टॉयलेट्स, व्हेन आई से क्लीन, मेरा स्टैंडर्ड है 5 स्टार क्लीन, राइट। तो ऐसे क्लीन अगर टॉयलेट्स मेंटेन किए जाए, भले आपकी फ़ी रख लो, 5 रुपये रख लो, 10 रुपये रख लो, और जब लोगों को पता चलेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, इर्द गिर्द के सिटी और टाउन के लोगों को, कि यहाँ पर अच्छी साड़ियाँ मिल रही हैं, यहाँ पर अच्छी जो भी लेडीज़ की आइटम्स हैं वहाँ पर अच्छी मिल रही हैं, और फिर अगर पता चलेगा कि अगर पूरा दिन भी सुबह से शाम अगर लेडीज़ वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ एक्सेट्रा, तो उनको ये पता है कि खाने पीने की चीज़ें तो मिल जाएगी। इफ़ दे वांट टू विजिट वॉशरूम, राइट, लू यूज़ करना है उनको, वॉशरूम यूज़ करना है, तो बहुत ही गुड क्वालिटी के क्लीन वॉशरूम्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एक छोटा सा बदलाव इस टाउन की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट ला सकता है। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस अगर किए जाएं, ये विजिबल चेंजेस अगर होने लगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना, जो इनडायरेक्ट मैसेज जाएगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, इनडायरेक्ट मैसेज। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। तो एनीवे, ये कमिंग बैक टू दिस पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल, तो क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सजाएं बनाई गई, ये सारी चीज़ें हुई। अब यूनियन गवर्नमेंट ने एक निर्भया फंड क्रिएट किया, और इस निर्भया फंड में, नाम से ही पता चल जाता है फंड है, तो यहाँ पर कुछ पैसे रखे जाएंगे, और ये पैसे किसके लिए होंगे? ऑफ कोर्स महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये जो फंड है उसमें से पैसे जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अलग से हमने फंड बनाया है और अलग से पैसे भी एलोकेट किए जा रहे हैं। ये नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है कि आज अगर लेट्स से इस साल के लिए 100 रुपये रखे हैं आपने, और 80 रुपीज़ खर्च हुए, 20 रुपये जो है वो अभी भी हैं, तो ये जो 20 रुपये है ना वो नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर 100 रखेंगे तो 100 + 20 लास्ट ईयर के, तो 120 हो जाएंगे। तो ऐसा ये फंड है, कॉर्पस फंड। ये निर्भया फंड जो है ये एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका एक रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट में ये कहा है कि जो 9,549 करोड़ रुपीस इस फंड के लिए रखे गए थे, उसमें से सिर्फ 4,241 करोड़ रिलीज़ हुआ है। लगभग 50% जितने रिलीज़ हुए, और कितने रुपयों का इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ 2,989 करोड़ का। लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा फंड है, और उसका सिर्फ 1/3 यानी कि 33% जो है उसका ही इस्तेमाल हो रहा है। बाकी का फंड जो है उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 2022 जो है 10 साल हो जाएंगे, और इस 10 साल में देखिए हमारी स्पीड कितनी कम है।
तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को ये पैनल रिकमेंड करती है कि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स जो चल रही हैं, निर्भया फंड के साथ जुड़ी हुई, महिलाओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जुड़ी हुई स्कीम्स, तो इनको अच्छी तरीके से मॉनिटर करें और मेक श्योर करें कि जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जो फटाफट कंप्लीट हो। अब पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, राइट, रिसोर्सेज हमारे पास है और काम नहीं हो रहा है, दैट इंडिकेट्स के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का इश्यू है। ये जो फंड है उसके दो बड़े लक्ष्य हैं। नंबर 1 है ऑफ कोर्स, एक तो क्राइम जो है उसको कम करना, कि ना के बराबर करना, रिड्यूसिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन। दूसरा ये है इंक्रीजिंग द प्रोसिक्यूशन रेट, कि अगर क्राइम हो जाता है तो उसका रिपोर्टिंग हो, रिपोर्टिंग के बाद वो जो केस है वो फटाफट आगे बढ़े। अब निर्भया के केस को भी कितने साल लग गए, तो दूसरे जो छोटे छोटे केस हैं, ये हाई प्रोफाइल केस हो गया था देश के लिए और पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़र रख रही थी, तो इस केस को भी इतने साल लग गए। बाकी के केसों के बारे में आप समझ सकते हैं कि कितना स्लोली ये पूरी जो प्रोसेस है वो चल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि कन्विक्शन रेट जो है ये इंप्रूव हुआ है। 2019 में यह 19.3% था, 2020 में ये इंक्रीज होकर 23% हुआ है, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड, राइट, एटलीस्ट प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। केस लोड जो है ये कम हुए हैं बाय 8.3%। नो डाउट अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है अच्छी तरीके से, राइट, और एक बदलाव हमें देखने को मिला है, CCTV, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक फ़र्क पड़ा है, अवेयरनेस काफ़ी अच्छी हो गई है। लेकिन आज भी हमारे देश में अंडर रिपोर्टिंग जो केसेस हैं वो आज भी हैं। और अंडर रिपोर्टिंग पता है क्यों होता है? मेन रीज़न एक तो ये है कि जो रेप करने वाला है, जो सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला व्यक्ति है ना, उसको शर्म नहीं है, उसकी इज्जत नहीं जाती है। इज्जत किसकी जाती है? जिसको छेड़ा जा रहा है उसकी इज्जत चली जाएगी। जस्ट इमेजिन कि इज्जत जो है उसकी डेफिनेशन हमने कितनी गलत रखी है। जो छेड़ने वाला, जो गलत कर रहा है, उसकी इज्जत ऐसी की वैसी ही रहेगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी, उसमें कोई परसेंटेज का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो मासूम है, जो विक्टिम है, उसकी इज्जत चली जाएगी। तो एज ए सोसाइटी हमें इस डेफिनेशन को बदलने की और हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है यहाँ पर। दूसरी चीज़, जुडिशरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन में जाना, वो भी एक बुरी बात मानी जाती है। तो ये सारे कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिसकी वजह से अंडर रिपोर्टिंग होता है। तो ये पैनल ये कहती है कि एक पैन इंडिया ऑडिट होना चाहिए और इस ऑडिट में एक नया प्रॉपर इस चीज़ को लेकर, निर्भया फंड को लेकर एक ऑडिट होना चाहिए और इस ऑडिट में हमें देखना चाहिए कि क्या क्या विजिबल डिफरेंसेस, ग्रास रूट लेवल पर क्या क्या विजिबल डिफरेंसेस हमें देखने को मिला है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जिनको अगर हम हटा दें तो फिर ये जो फंड है, हमारे पास पैसे हैं, इन पैसों का हम राइट इस्तेमाल कर सकें। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बट बिफोर दैट दोस्तों, हमारी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुसाइड बाय अनएम्प्लॉयड, ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। एज वी ऑल नो, लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में लाखों ऐसे लोग थे जिनकी जॉब्स जो हैं वो चली गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अप्रैल से मई 2020 में हमारे देश में 23% हो गया था। अब अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है। दिस इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे लोग जो जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई, जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब नहीं मिली, तो 23%, दिस इज़ ए वेरी स्कैरी नंबर, एक बहुत ही भयानक खतरनाक नंबर होता ही है 23%, क्योंकि एक बहुत बड़ा है। समझ लीजिए 100 में से लगभग 23 लोग अगर जॉबलेस हैं तो गरीबी कितनी एक्सपांड होगी। जॉबलेसनेस की वजह से हमारे देश में हज़ारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में ये आंकड़ा दिया है कि 2020 में 3548 लोगों ने आत्महत्या की। 2019 में 2851 थे और 2018 में 2741 थे। अब ये 3500 नंबर है ना, एक परिवार में अगर 4 लोग होते हैं और एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ये बाकी के 3 लोग हैं, इनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे कितने सारे परिवार, ये 3548 परिवार की बात है। ये लगभग हम 20,000 लोगों की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके ऊपर ये सुसाइड की बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आई है।
तो वी हैव टू बी मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस थिंग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि सबसे ज़्यादा कर्नाटका में 720 लोगों ने आत्महत्या की, महाराष्ट्र में 625, तमिलनाडु ने 330। और इतनी आत्महत्याएं होने के बावजूद भी ये रिपोर्ट ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतना कोई ख़ास काम जो है वो जॉब जनरेशन में नहीं किया। नो डाउट बजट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन सारी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो कुछ समय के बाद देखने को मिलेगी। अब सरकार ने फटाफट इम्पैक्ट डालने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमन जी ने ये भी कहा कि 2022-2023 का जो बजट है उसमें कहा कि 60 लाख जितनी जॉब्स जो हैं वो आने वाले 5 सालों में जनरेट होगी। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन लेट मी टेल यू, हमारे देश में हर साल लगभग 1 करोड़ जितने यंगस्टर्स जो हैं, 1 करोड़ फ्रेश यंगस्टर्स मार्केट में एंटर होते हैं। उनकी कॉलेज ख़त्म होती है और फिर वो जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। 1 करोड़ जितने लोग हर साल। तो आप सोचिए, वी आर टॉकिंग अबाउट हर महीने 8-9 लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो ये 60 लाख जॉब्स इन 5 years, इट्स नॉट इनफ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जॉब्स ही जनरेट नहीं होगी, जॉब्स जनरेट, ये तो सिर्फ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से इतनी जॉब्स जनरेट होगी। दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार जो पैसा इन्वेस्ट करे उससे जॉब्स जनरेट होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब्स ही जनरेट नहीं होगी, ऐसा गलत नहीं समझना इसको। लेकिन ये इतनी जॉब्स जो है ना वो पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में हमें और ज़्यादा जॉब्स जनरेट करने की आवश्यकता है, और ये तब हो पाएगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा एक्सपांड होगा तब। और मैन्युफैक्चरिंग कब एक्सपांड होगा? जब आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जुड़ी हुई जो ग्रास रूट रियलिटी है उसमें अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अगर कोई बाहर की कंपनी जो है वो या फिर यहाँ का ही इन्वेस्टर अगर है तो वो फटाफट बिजनेस की परमिशंस मिल जाए, चीज़ें ईजी हों, करप्शन ना हो परमिशन लेने के लिए। अब जो ऑपरेट करे बिजनेस उनको आप पूछिएगा, यू विल फाइंड कि कितने परमिशंस और परमिशन का जो इश्यू है आज भी वो ऑफिसर राज जैसे सिचुएशन चल रही है। तो ये बदलना पड़ेगा, वरना ये जॉब्स जनरेट नहीं होगी, ये सारी जॉब्स कहीं और चली जाएगी, दूसरे देशों में चली जाएगी। और व्हाट वी नीड इज़ कि एमजी नरेगा, आई एम श्योर एमजी नरेगा के बारे में आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो ऐसी ही ये एमजी नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। अब हमें कुछ अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ऐसी एक जॉब गारंटी स्कीम जो है वो निकालनी ही पड़ेगी। वी कैनॉट लेट आवर यंगस्टर्स डाई लाइक दिस। मूविंग ऑन टू द 4th टॉपिक, एक ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक शपथ लेते हैं जब वो अपनी मेडिकल एजुकेशन फिनिश करते हैं, तो उसके बाद एक शपथ लेते हैं। तो अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, अंडर ग्रेजुएट बोर्ड जो है इसने ये डिसाइड किया है कि जो हिपोक्रेटिक ऑथ हैं, जो एक हिपोक्रेटिक यानी कि जो हम रेगुलर डेज में कहते हैं ना हिपोक्रेसी, वो हिपोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेटिक जो है वो एक फिलोसोफर थे ग्रीस के, और एनीवे उनकी डिटेल्स में नहीं जाना है। हिपोक्रेटिक ऑथ जो है वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स लेते हैं। तो अब ये एनएमसी ने ये डिसाइड किया है कि अब से वो जो है ना हिपोक्रेटिक ऑथ नहीं लगे, उसकी जगह पर चरक शपथ लेंगे वो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए दोनों जो हैं, ये आप हिपोक्रेटिक ऑथ ले या फिर चरक शपथ ले, नाम अलग है, ओरिजिन का अलग है, लेकिन दोनों क्या कहते हैं? दोनों यही कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो पेशेंट्स को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे, और जो भी उनसे बेस्ट जजमेंट जो भी है उनका, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक ही बात कहती हैं, थोड़ी लैंग्वेज अलग है। तो ऑथ या फिर शपथ को अगर आप चेंज कर देंगे तो इससे ऐसा नहीं होगा कि मेडिकल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा मैजिकल बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एनएमसी की हिस्ट्री को क्विकली देख रहे तो पहले हमारे देश में जो है ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था और इंटरिम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, तो ये बहुत ही बदनाम थे, और फाइनली 2020 में ये एनएमसी ने इनको रिप्लेस किया, इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। और एनएमसी जो है उसका मेन लक्ष्य ये है कि हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करे और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाए, और इसी के साथ साथ हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो। ये इनके 2 बड़े एम्स हैं ये एनएमसी के, ये चीज़ आप समझ लेना आज ही, ठीक है। अब 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट क्या कहता है? WHO का नॉर्म ये है
कि एक डॉक्टर 1000 की पॉपुलेशन है तो एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में सिचुएशन क्या है, एक डॉक्टर जो है वो 1511 लोग, तो लगभग 50% ज़्यादा लोगों को एक डॉक्टर कैटर करता है हमारे देश में। नर्सेस की बात करें तो WHO का नॉर्म यह है कि 300 लोगों के बीच में एक नर्स। यहाँ पर सिचुएशन है लगभग डबल से भी ज़्यादा हमारे देश में, 1:670। तो NMC को ये नंबर्स इंप्रूव करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। ये ऑथ जो हैं, चलो बदल ली ऑथ, दैट्स ओके, लेकिन ऑथ चेंज करने से कुछ नहीं होगा। ये नंबर्स अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। हम आयुष और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टरनेटिव इंडिजीनियस मेडिकल सिस्टम, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक रिगरस साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि आप कहीं पर भी जाएं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं है, आयुर्वेदा इज ऑल्सो साइंस। प्रॉब्लम इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एक जगह पर जाएंगे तो आपको कहेंगे कि ये अश्वगंधा लीजिए, दूसरी जगह पर जाएंगे तो कहेंगे आप ये वाली लीजिए, वो लीजिए। कितने सारे अलग अलग नाम हैं, लोगों को इनके कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता रहता है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो फिर एक पता तो चले लोगों को कि भाई अगर मुझे सिर दर्द है तो मैं आयुष सिस्टम से सिर दर्द को हटाना चाहता हूँ, तो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन तो हो कि गुजरात में ये, राजस्थान में ये, हर जगह पर एक प्रकार की मेडिसिन इसके साथ जुड़ी हुई हो। तो इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है, तब जाकर इसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट मिलेगा। और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर NMC को सोचना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। अब न्यूज़ की बात करते हैं। किरिबाती एक आइलैंड है, पैसिफिक आइलैंड, तो भारत ने उसको मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इंडो पैसिफिक के बारे में, इंडो पैसिफिक ओशियन के बारे में बात की, और क्वाड की मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया में। नया जो कोविड डोजेस का आंकड़ा है वो है 172 करोड़ 29 लाख, एंड देयर आर फ्यू अदर न्यूज़ आइटम्स एज वेल। इसको आप PDF डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, और ये कंपनी कहाँ पर है, ये पुणे बेस्ड कंपनी है, राइट। और एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जर्मनी, इंडिया, USA, जापान। बताइए कौन सा ऐसा देश है जो क्वाड का पार्ट नहीं है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। And I'll see you soon with financial news analysis. कुछ ही घंटों के अंदर वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड रिमेंबर, मंडे से जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है वो आएगा 9 बजे, और फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर जो है वो आएगा 4 बजे, राइट, 4 PM, और ये है 9 AM। ठीक है, आप कमेंट में प्लीज़ मत लिखना कि इस लेक्चर को जल्दी दो। मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मंडे से ये 9 बजे और 4 बजे ये दोनों टाइम हमने फिक्स कर दिया। ओके, एनीवे, कल संडे है तो एक रिवीजन लेक्चर आपको हमारी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एंड एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।